चलिए शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कुछ आखिरी बचे कुचे हुए सवाल। सवाल नंबर 25 से शुरुआत करेंगे। 25 नंबर कुछ ऐसा कहता है कि टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस एंड रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ω1 एंड ω2 आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन प्लॉट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देयर इज अ डिस्क of moment of inertia I1 rotating with angular velocity ω1, right? There is another disk of moment of inertia I2 rotating about the axis with angular velocity ω2. Now we are bringing both this disk in contact face to face. What we did, देखिए हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर ला दिया, face to face contact. Now you want to find what is going to be the angular velocity ω. If you bring them in contact like this, then what is the angular velocity? And you also want to prove that during this particular thing the energy is going to be lost. That means total energy available with this two, right, initially, and total energy available after this kind of a combination will be less. इसका energy कम रहेगा compared to total energy of this both. That is what we need to prove. चलिए हमें ये क्या करना है, prove करना है। तो let us prove this thing. सबसे पहले तो हमने खाली दो डिस्क को फेस टू फेस कांटेक्ट में लाया है। हम स्मूथली ये काम कर रहे हैं, तो एक काम को करते वक्त कोई टॉर्क लगा नहीं है। टॉर्क नहीं लगता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे एंगुलर मोमेंटम का? तो हम यूज़ करेंगे I इंटू ओमेगा, क्योंकि जिस तरह से लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहला हम फाइंड कर रहे हैं एंगुलर स्पीड आफ्टर द डिस्क ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस। तो विल राइट हियर इन ब्रिंगिंग disks together, in bringing the disks together, no external torque is acted. No external torque is acted. If the no external torque is acted, that means total angular momentum is constant. Torque तो लगा नहीं है, torque नहीं लगता है, तो angular momentum कैसा रहता है भाई? constant रहता है। So the angular momentum will remain constant. समझ लीजिए, राइट। तो हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। इनिशियली बोथ आर रोटेटिंग सेपरेटली, तो दिस हैज एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 प्लस दिस हैज एंगुलर मोमेंटम I2 ω2। एट द एंड बोथ आर रोटेटिंग टुगेदर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 प्लस I2। एज ए बोथ आर टुगेदर, total angular momentum is I1 plus I2. So angular momentum here together will be I1 plus I2 and the angular speed is omega. That is what we need to find. So here after combination the angular speed will be I1 ω1 plus I2 ω2 divide by ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे I1 plus I2. This is the angular speed with which दिस इज गोइंग टू रोटेट। ये आपका रोटेट होगा कंबाइन होने के बाद विद दिस एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आपको ये भी फाइंड करना है कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है और क्यों लॉस हो रहा है। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स राइट K इनिशियल। बोथ वर रोटेटिंग सेपरेटली। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर यूज़ करेंगे बिकॉज रोटेशन हो रहा है। तो पहले डिस्क का हाफ I1 ω1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ I2 ω2 स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी K फाइनल। तो नाउ बोथ आर रोटेटिंग टुगेदर, दैट इज हाफ इनटू टोटल एंगुलर मोमेंटम I1, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 I2 एंड द कॉमन एंगुलर स्पीड इज ओमेगा विथ विच दे आर रोटेटिंग। तो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टोटल I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वी हैव ऑब्टेन, लेट्स पुट इट हियर। So K final is half I1 I2. Omega is, let's put this common omega value जो भी हमने फाइंड किया है, I1 ω1 plus I2 ω2 डिवाइड बाई
I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, राइट, दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑब्टेन। अभी आपको अगर फाइंड करना है कितना एनर्जी लॉस हुआ है, राइट, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा, जैसे कि डेल्टा के इनिशियल माइनस के फाइनल, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, माइनस बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा ये, हाफ I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 होल स्क्वायर। लंबा जाएगा ये कैलकुलेशन, राइट। चलो कोई बात नहीं, दिस इज गोना बी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो I1 I2 है, यहाँ पे I1 I2 का स्क्वायर है, एक पावर उड़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास एक ही बार बचेगा I1 I2, नीचे आपके पास एक ही बार बचने वाला है I1 I2, है ना, I1 I2 आपके पास एक बार बचेगा, नीचे एक बार कट हो जाएगा, ऊपर से एक बार बच जाएगा। अब आप LCM लोगे, I1 I2 यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा ना, I1 I2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करो, ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, कर सकते हो इतना, 11th स्टैंडर्ड में हो, कर ही सकते हो। LCM लो पहले, राइट, देन ओपन दी ब्रैकेट्स, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करो, सिमिलर टर्म फाइंड करके, एडिशन हो रहा है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन करो। ये सब कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो चेंज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, वो रहेगा हाफ I1 I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। ये आप करोगे खुद से, हाँ, आगे इसको आगे और सॉल्व करना है, राइट, ताकि आपको फाइनली आंसर मिले। तो इतना आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस होने वाला है, राइट। यू कैन सी इनिशियल इज़ मोर, बिकॉज हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया है और आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है। हाफ इज़ पॉजिटिव नंबर, आई भी पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। क्यों कम हुई है, उसका रीज़न, तो जब आपने दो डिस्क को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ घूमना कब चालू करेगी, जब फ्रिक्शन दोनों को पकड़ेगा, मीन्स देयर विल बी फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बोथ द सरफेस, and due to the friction some amount of energy will loss, and that is why the kinetic energy with this will be less than total energy available with this two. So you can write here kinetic energy is lost due to heat produced by friction when the discs were brought in contact, when the discs were brought in contact and made to rotate together. फ्रिक्शन के बिना तो ये होगा ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्विकली एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करना है। चलिए, हो जाएगा प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रूव करेंगे प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप कि आपको थ्योरम आता है, राइट। थ्योरम कुछ ऐसा कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ लेमिना, कोई भी लेमिना हो सकता है, ओके, इफ़ देयर इज़ एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेट्स से इट इज z एक्सिस, राइट, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस is equal to sum of moment of inertia about the two axes which are perpendicular to each other as well as perpendicular to this axis, and they lie in the same plane. मतलब if this is the axis which is x, in the same plane which is another axis y, right, you can see x and y in the same plane of the disc and z उसको perpendicular है, and these three are mutually perpendicular to each other. तो about this perpendicular axis, moment of inertia is the sum. Moment of inertia is the sum of the moment of inertia about the x and y axis. This is what we want to prove. अभी आपको जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आप आगे देख के इसका स्टेटमेंट लिखोगे, हाँ। You will have to write the statement here. चलिए, अब इसको प्रूव करते हैं। सो प्रूव करने के लिए हम जनरलाइज केस यूज़ करने वाले हैं। Let us consider there is a 2-dimensional lamina, whatever it can be, and this is some axis,
which is perpendicular to the plane, let's call it z axis, and we are assuming that a small particle of this body, इस बॉडी का एक स्मॉल पार्टिकल आप एज्यूम कर लो, राइट, वी आर एज्यूमिंग a small particle of this body, and let's say all these three axes are meeting like this. This is how these three axes are meeting to each other, right? Okay, so let's say this is x axis, this is y axis. So if I want to find the moment of inertia होता है आपका mass into square of distance. तो अगर मैं इस पूरे बॉडी में कंसिडर करूँ एक छोटा सा मास dm, so I will write here, consider the body is made up of combination of small masses dm, जैसा मैंने एक यहाँ पे बताया हुआ है, राइट. तो आई कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dm अबाउट z एक्सिस. सो यू कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट z एक्सिस. तो लेट अस कंसिडर कि इस पार्टिकल का z एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, लेट मी चेंज द कलर, इस पार्टिकल का z एक्सिस से जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, कीप दिस डिस्टेंस r. z एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है भाई, r डिस्टेंस है इसका z एक्सिस से, ठीक है. तो आई कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. मास है dm और z एक्सिस से उसका डिस्टेंस है r. So this is going to be moment of inertia about the z axis is equal to, I can write here mass which is dm into distance from the z axis है आपका r का स्क्वायर, मास into distance स्क्वायर. ओके, अब अगर आप सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाओ ना, सी मैं एक लाइन z को पैरेलल ड्रॉ करूँगा, ये z एक्सिस है, उसको पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ. आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, राइट. मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक तो ऑलरेडी आपको ऐसे दिख ही रहा है, ठीक है. ओके, सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ध्यान से देखिएगा. वी विल मेक अ पैरेलल लाइन टू दिस फ्रॉम द पार्टिकल. हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, राइट. तो ये जो हमने लाइन अभी ड्रॉ किया ना, ये क्या है, इस पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस है. ये जो अभी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, वो डॉटेड लाइन क्या है भाई, वो डॉटेड लाइन और कुछ नहीं है, इस पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस है. तो लेट मी कॉल इट y, क्या कहेंगे उसको, हम y कहेंगे. और ये जो हमने अभी डार्क एरो ड्रॉ किया है वो क्या है, इस पार्टिकल का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या है ये, इस पार्टिकल का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट मी कॉल इट x, राइट. तो अगर आप सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तो आपको पता चल जाएगा r इज हाइपोटेनस एंड x एंड y आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट. बिकॉज ये x है तो ये भी आपका x बनेगा सामने. तो यू कैन राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r स्क्वायर क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो यू कैन राइट हियर फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लेट अस पुट इट ओवर देयर. सो आई जेड इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर की जगह आप रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लेट्स ओपन द ब्रैकेट, डी एम एक्स स्क्वायर एंड डी एम वाई स्क्वायर, राइट. नाउ व्हाट इज दिस, मास इंटू एक्स. एक्स क्या है, एक्स है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वेयर एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द y एक्सिस, राइट. ओके, चलिए तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये dm इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट i एक्सिस, बिकॉज दैट इज नथिंग बट मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का स्क्वायर. तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कौन सा एक्सिस से डिस्टेंस है, वो x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस. ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस. आ गया. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन फॉर द सिंगल पार्टिकल. तो सिंगल की जगह पे आप अगर सारे पार्टिकल के लिए ऐसा करके अगर प्लस कर दोगे तो भी आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है. तो वी कैन राइट हियर फॉर एक्सटेंडेड बॉडी ऑल्सो द रिजल्ट विल रिमेन सेम. आई जेड इज इक्वल टू
आई एक्स प्लस आई वाई। राइट, आपको खाली क्या करना है, सारे पार्टिकल, ऐसा एक डी एम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो सारे पार्टिकल के लिए ये रूल आपका सेम रहने वाला है। तो सबके लिए ऐड करोगे तो भी रूल इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। राइट, तो इस तरह से आपको सिंपल सा काम करना था, एक फिगर लेना था। वापस एक बार फिगर बना दूँ। एक फिगर लिया हमने 2 डायमेंशन, ये z एक्सिस ले लिया। राइट, x एंड y एक्सिस बना दो, मेक इट x y, दिस इज z। एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे ले लो dm, जिसका z एक्सिस से डिस्टेंस है r। राइट, उस पार्टिकल का x एक्सिस से डिस्टेंस है x और उस पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दैट इज y। बस अब z एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका मास इंटू z से डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये z से डिस्टेंस का स्क्वायर कुछ नहीं है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। एंड ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट योर आंसर। बस इतना सा आपको करना था। चलो कॉपी इट। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। राइट, और सेंटर ऑफ मास में से पास होते हुए एक्सिस के अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी। राइट, सेंटर ऑफ मास में से पास होते हुए एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी। तो अगर कोई और पॉइंट में से पास होते हुए एक्सिस के आजू बाजू अगर आपका बॉडी घूम रहा है, राइट, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, सपोज मान लो कि डी है। कितना डिस्टेंस है, डी है। राइट, तो ये जो एक्सिस आपका है, अगर इसके आजू बाजू बॉडी घूम रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दिस बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। तो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज द थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। राइट, आपको यहाँ पे भी इसको स्टेट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। Right, and product of mass of the body and square of the distance between the both axes। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको बता दिया। वापस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। चलिए इसको करते हैं प्रूव। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ बॉडी, लेट्स से इट इज सेंटर ऑफ मास, एंड वी अगेन कंसिडर दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ऐसा एक पार्टिकल यहाँ पर है अगर डी एम, स्मॉल पार्टिकल इज हियर विच हैज़ द मास डी एम। ओके, लेट्स से यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो है h। सपोज सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, h है, एंड वी वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड ले डिस्टेंस ले लो आप d। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डी एम अबाउट दिस एक्सिस, लेट मी कॉल इट p एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज q एक्सिस। तो आई विल राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of small element, moment of inertia of the small element of the body around axis p। तो p एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट इनटू डिस्टेंस। तो p पॉइंट से या p एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज d प्लस h। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट का या इस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास dm है, और ये p वाले एक्सिस से उसका डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस h, जो आप फिगर में देख पा रहे हो। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर प्लस 2dh प्लस h स्क्वायर, किया इतना, राइट। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p एक्सिस। नाउ ओपन द ब्रैकेट, दिस इज dm इंटू d स्क्वायर 2 टाइम्स dm इंटू d इंटू h, राइट, प्लस dm इंटू h स्क्वायर। चलो कर सकते हो ऐसा आप, राइट। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ना राइट, ये तो खाली एक पार्टिकल की बात की, ऐसा तो कितने सारे पार्टिकल होंगे अंदर। तो वी विल राइट हियर द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी
तो हम सारे पार्टिकल को प्लस करेंगे, फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हम क्या करेंगे, ये सारे पार्टिकल, तो एक पार्टिकल का है, ऐसा सारे पार्टिकल के लिए हम समेशन करेंगे। क्या करेंगे, समेशन ऑफ डी एम इंटू डी स्क्वायर 2 टाइम्स समेशन ऑफ डी एम इंटू डी इंटू एच प्लस समेशन ऑफ द डी एम इंटू एच स्क्वायर। क्योंकि एक पार्टिकल थोड़ी, ऐसे तो कितने सारे पार्टिकल होंगे बॉडी में, तो सबके लिए आपको ये प्लस करना पड़ेगा। फिर चलिए, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई पी इज इक्वल टू, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज डी एम इंटू डी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, डी एम इंटू डी स्क्वायर है, डी आपका ये डिस्टेंस है, राइट। व्हाट इज दिस टर्म, डी एम इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है भाई, एच है हर एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। एच क्या है, एच इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया आपका मास इंटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे आपका एच डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ मास से है, राइट। एंड टोटल डी एम में, डी एम को जब प्लस करूंगा आई विल राइट इट कैपिटल एम, टोटल बॉडी का मास, आई विल राइट लाइक दिस, टोटल बॉडी का मास, राइट। चलिए, यहाँ पे भी कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। वी कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स, आई विल राइट समेशन ऑफ डी एम इंटू एच, और मैं डी को बाहर निकाल रहा हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस डी एम इंटू एच, मैंने डी को बाहर निकाला। एंड दिस टर्म इंडिकेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे सारा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। नाउ व्हाट इज दिस, मास इंटू डिस्टेंस। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट। क्या कहते हैं उसको, हम मोमेंट कहते हैं। और ये जो आपका बॉडी है ना, ये बॉडी बिल्कुल भी ऐसे या ऐसे रोटेट होने वाला नहीं है, इट विल जस्ट रोटेट इन दिस प्लेन लाइक दिस, इट विल नॉट मूव लाइक दिस। मतलब जो टोटल मोमेंट है ना, वो टोटल मोमेंट कैसा है, 0 है। तो आपका ये जो टर्म है ना, मोमेंट वाला टर्म, मास इंटू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो आई विल राइट इट हियर, समेशन ऑफ डी एम इंटू एच, दिस इज मोमेंट ऑफ द मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, और बॉडी बिल्कुल भी ऐसे ऐसे डोल नहीं रहा है, तो मोमेंट ऑफ द मास इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो बच्चा क्या आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पी एक्सिस इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ द पैरेलल एक्सिस थियरम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27। वो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसा कहा है कि एक स्लोप है ऐसा, इसका हाइट है h, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रोल करते करते नीचे आया, तो बॉटम पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो ये तो हम ऑलरेडी थियरी में कर चुके हैं, आखिरी थियरी में, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाले में। तो हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट टॉप पे है तो उसके पास कितना एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऑब्जेक्ट जब घूमते 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 नीचे आएगा तो उसके पास 2 काइनेटिक एनर्जी होगा, एक होगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दूसरा घूमते घूमते आ रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। नीचे आ रहा है लीनियर मोशन तो हाफ एम वी स्क्वायर, घूमते घूमते आ रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बिना लिखेंगे, आई की जगह पे हम लिखते हैं एम के स्क्वायर, के इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड ओमेगा की जगह लिखते हैं हम वी बाई आर का स्क्वायर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज mgh, टेकिंग मास कॉमन, राइट। वी वांट टू फाइंड दिस वेलोसिटी v, तो v इज इक्वल टू 2 ऊपर आएगा, 2gh डिवाइड बाई, ये पूरा ब्रैकेट नीचे ले लो, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड देन टेक अंडर रूट बिकॉज ये v का स्क्वायर था। बस आ गया आंसर, बस तो इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगला सवाल, 2 सवाल जो है ना अगले, वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड क्वेश्चन है, एंड दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलो, 28 ऐसा है कि अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस with angular speed omega 0 is placed lightly without any push on a perfectly frictionless table. The radius of the disk is r. What are the linear velocities of the point A, B and C on the disk shown in the figure? Right? Will the disk roll in the direction indicated? चलो, तो पूछा क्या है, तो एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज कंप्लीटली स्मूथ,
स्मूथ मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। और एक डिस्क है जो घूम रहा है, वो घूमते हुए डिस्क को आपको बहुत ही प्यार से इसके ऊपर रख देना है, राइट। तो एक रोटेटिंग डिस्क है, इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा 0 लाइक दिस, राइट। इसको आपको इसके ऊपर रख देना है बहुत ही जेंटली, धक्का नहीं मारना है आगे पीछे, बस खाली रख देना है। नाउ सम पॉइंट्स आर इंडिकेटेड A, B and C। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द सेंटर O, और यहाँ पर एक पॉइंट है C बीच में, राइट। C पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया है r/2। आपको ये पूछा है व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल A, B and C। A, B and C का लीनियर स्पीड कितना होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि ये आपका डिस्क स्मूथ है, स्मूथ है मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मिलने वाला नहीं है। अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा ना, तो ये डिस्क बिल्कुल भी रोल करके आगे जाने वाला नहीं है, ये इधर ही घूमता रहेगा, ये इधर ही घूमता रहेगा, बिल्कुल भी वो आगे नहीं जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन ही नहीं है तो आगे कौन ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन दिस डिस्क ओनली परफॉर्म रोटेशनल मोशन, रोलिंग होने वाला नहीं है। इट विल ओनली परफॉर्म द रोटेशनल मोशन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। उधर ही घूमता रहेगा, वो आगे पीछे जाएगा ही नहीं ना। एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, मतलब रोलिंग होने वाला नहीं। रोटेट होगा, और रोल किसे कहते हैं, जब घूमते घूमते आगे जाए। रोलिंग होने वाला नहीं है बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, देयर विल बी नो रोलिंग, ओनली रोटेशनल इज टेकिंग प्लेस। तो रोटेशन मोशन में मुझे पता है लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। नाउ एज द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, हर एक पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होता है, बिकॉज हर एक पार्टिकल सेम टाइम में एक चक्कर काट लेगा, तो ओमेगा सबका रहता है सेम, राइट। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ, ए पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो ए पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है रेडियस जितना, बी पॉइंट का भी डिस्टेंस है रेडियस जितना, दे ऑल विल रोटेट अबाउट द सेंटर। हाँ, तो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए, दिस इज ओमेगा इंटू ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और इस तरफ घूम रहा है ना, तो ए का वेलोसिटी इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। इसका वेलोसिटी भी इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ सी। इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ऐसे घूम रहा है ना, तो ए पार्टिकल इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बी इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, सी भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। चलो, तो ए का वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर इन दिस डायरेक्शन, बी पार्टिकल का भी वही वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, बिकॉज वो भी सेम डिस्टेंस पे है बट इन दिस डायरेक्शन। सी पार्टिकल का वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू, सी पार्टिकल सेंटर से खाली r/2 डिस्टेंस पे है, दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 28 29 भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जहां पे आपके सरफेस पे फ्रिक्शन आ गया। अब क्या होगा वो पूछा है, देखो। एक्सप्लेन व्हाई द फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू मेक द डिस्क रोल इन द डायरेक्शन शोन। Give the direction of the frictional force at point A, point B, and the sense of the frictional torque before perfect rolling begins. And what is the force of friction after the perfect rolling begin? मस्त क्वेश्चन है ये। चलिए, चलो, क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसा कहा है, why friction is needed for rolling? Why friction is needed for rolling? तो पहली बात है बच्चों के, रोल करना है ना, अगर ये डिस्क को आपको रोल करवाना है तो आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, आपको ऐसे धक्का मारना पड़ेगा इसको। यू रिक्वायर सम टेंजेंशियल फोर्स अगर आप इसको रोल करना चाहते हो तो यहाँ पे टेंजेंशियल में एक ही फोर्स लग सकता है, वो है फ्रिक्शन, और कोई टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है नहीं, क्योंकि खाली यही सरफेस तो कांटेक्ट में है, बाकी कुछ तो है ही नहीं कांटेक्ट में। हवा तो है नहीं, ऐसा मत कहना सर हवा आएगी, तो हवा नहीं आती यहाँ पे, है ना। चलो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर फॉर द रोलिंग, torque is needed. For the rolling motion, torque is needed, and torque require tangential force. Torque के लिए क्या चाहिए होता है हमें, tangential force चाहिए होता है, और यहाँ पे tangential force friction के सिवाय और कुछ है ही नहीं। Here friction is the, or you can say friction can be the only
फ्रिक्शन कैन बी दी ओनली टेंजेंशियल फोर्स, फ्रिक्शन कैन बी दी ओनली टेंजेंशियल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अब ये पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन इट विल जस्ट बिगिन टू रोटेट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल टॉर्क when it is about to rotate, when it is about to roll, समझिएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेक करते क्या होगा वो। तो आपका डिस्क ऐसे है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो बी पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बी पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन कोशिश करेगा बी पॉइंट को इधर ना जाने दिया जाए, तब जाके आपका डिस्क आगे जाएगा। अगर ये पॉइंट इधर ही रुक गया तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ऐसा सोचो ना, आप चलते चलते अगर कहीं पे आपका पैर फंस गया तो क्या होगा, आप कैसे गिर जाओगे ना। तो बस ऐसा ही होगा कि फ्रिक्शन को क्या करना है, बी पॉइंट को पकड़ लेना है। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये डिस्क आपका जो है वो आगे चला जाएगा। राइट, हमने ये सीखा है पूरा टॉपिक कि जब प्योर रोलिंग होता है ना तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट दैट मोमेंट बिकम स्टेशनरी। तो बी पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, अपोज करेगा उसके मोशन को। राइट, तो फ्रिक्शन अपोज द वेलोसिटी ऑफ द, फ्रिक्शन अपोज वेलोसिटी ऑफ बी। चलो फ्रिक्शन टॉर्क कहाँ होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करने का काम करता है। राइट, अभी आपका ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा, राइट, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब आपका एंगुलर स्पीड अंदर की तरफ जा रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो एंगुलर स्पीड घटेगा, मतलब फ्रिक्शन कहाँ होगा, प्लेन में बाहर की तरफ होगा। तो आप लिखोगे कि हियर ओमेगा 0 इज परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। राइट हैंड रूल यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा ऐसा है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है मेरा अंगूठा, ठीक है। ओके, तो ओमेगा 0 राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हैं, हाथ आपका ऐसे जा रहा है, अंगूठा आपके उंगलियां इस तरफ जा रही है ओमेगा के डायरेक्शन में, तो राइट हैंड अंदर का जा रहा है अंगूठा। तो ओमेगा अंदर की तरफ है तो टॉर्क उसको अपोज करेगा, टॉर्क विल कम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। राइट, ओमेगा 0 इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड योर टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन oppose rotational motion, hence it will come out the plane of paper, hence it will come out the plane of paper, वो बाहर की तरफ होगा। राइट, it will come out the plane of the paper। चलिए अब ऐसा भी पूछा है कि जब डिस्क रोल करना चालू कर देगा तब फ्रिक्शन कितना होगा। सो व्हेन डिस्क स्टार्ट रोलिंग, व्हेन द डिस्क स्टार्ट रोलिंग, डिस्क रोल करना स्टार्ट कर देगा तब आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्टेशनरी हो जाता है, मतलब उसके पास वेलोसिटी बचता ही नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तभी आता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। तो व्हाट विल हैपन व्हेन द डिस्क स्टार्ट रोलिंग, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट becomes stationary. If the point of contact becomes stationary, the friction is 0. There can be no friction with 0 velocity. Okay, this is how you can solve this question.